बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को। हमने 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड्स क्या है, मतलब किस तरह से सीड्स के अंदर एवोल्यूशन हुई है। मतलब जितने भी सीड्स फॉर्मिंग प्लांट है ना, मतलब जिनके अंदर सीड मौजूद होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट हो कहते हैं। मतलब जिन प्लांट के अंदर सीड मौजूद होता है उनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सीड्स फार्मिंग मतलब किस तरह से सीड्स की एवोल्यूशन हुई है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हुई है, उसका टाइम पीरियड क्या है वो हम देखते हैं। अब देख रहे हैं जो सीड्स की प्रोसेस है ना, मतलब सीड के बढ़ने का प्रोसेस जो है, मतलब उसकी जो एवोल्यूशन है वो 390 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जो कंप्लीट सीड है ना वो कब बना था, वो बना था 365 मिलियन ईयर एगो। मतलब अगर हम देखें जो सीड की डेवलपमेंट है ना वो कब स्टार्ट हुई थी, 390 मिलियन ईयर एगो। लेकिन इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है ना सीड्स की फॉर्मेशंस का वो कब हुआ था, वो हुआ था 365 मिलियन ईयर एगो। अब हम देखते हैं कि ये जो सीड है क्या, मतलब इसकी सीड की डेफिनेशन क्या है। जो फर्टिलाइज्ड अव्यूल होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइज्ड है, ये जो अव्यूल है ना, इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंटेड कहते हैं। और इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ होता है इंडिसेंट। मतलब इंडिसेंट का मतलब होता है कि ना ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसकी कोई ओपनिंग मौजूद ना हो, जिसका कोई ओपनिंग एंड मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब देखना ये जो सीड्स होता है ना, एक तो ये फर्टिलाइज्ड अव्यूल होता है, इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। और ये जो मेगास्पोरेंजियम ना, इसकी कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती, मतलब ये इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। Seed can be defined as the fertilized ovule, integumented indehiscent megasporangium. Integumented is specialized protective covering around the megasporangium. Integumented क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द सराउंड करती है। ये थी सीड की डिफिनेशन। एक्चुअली में सीड है क्या। अब हम देखते हैं कि ना इसके अंदर किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। अब हम इसके कुछ स्टेप हैं उनको हम रीड आउट कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि एवोल्यूशन है हीट्रोस्पोरी। सेकंड पे है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। थर्ड पॉइंट इसका है डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। फोर्थ इसका पॉइंट है रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। फिफ्थ पे है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद मेगास्पोरेंजियम विद इन मेगास्पोरेंजियम। और 6 और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। ये थे इसके पॉइंट। अब हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है एवोल्यूशन ऑफ हीट्रोस्पोरी। अब देखिए ना, जितने भी वस्कुलर प्लांट हमने पढ़े हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट है चाहे वो टेरिडोफाइट है, ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट थे। और ये क्या थे, होमोस्पोरस थे। मतलब जो वन काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। जो वन काइंड जो मतलब 2 और मोर काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, हीट्रोस्पोर कहते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट है, ये जो टेरिडोफाइट है, ये सारे के सारे क्या थे, होमोस्पोरस थे, मतलब वन काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते थे। लेकिन बाद में इसके अंदर एवोल्यूशन हुई है। मतलब जो प्लांट्स हैं ना वो हीट्रोस्पोरी में कन्वर्ट हो गए। मतलब पहले जैसे होमोस्पोरस थे वो क्या हो गए, हीट्रोस्पोरस हो गए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हीट्रोस्पोरस हो गए हैं, किस तरह से उनके हीट्रोस्पोरी क्या है, ये सारा हम अब स्टडी करते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, नॉन मस्कुलर प्लांट और होमोस्पोरस, ये क्या है, होमोस्पोरस है जो प्रोड्यूस करते हैं वन काइंड ऑफ स्पोर। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन सम प्लांट्स like the Silanginella produce 2 kind of spore and these are called heterospores। अब देखिए ना, मतलब जितने भी पहले चाहे ब्रायोफाइट थे चाहे टेरिडोफाइट थे वो सारे के सारे क्या थे, होमोस्पोरस थे। लेकिन जब एवोल्यूशन हुई है ना, जो सिलेंजिनेला प्लांट है ना, इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, 2 काइंड ऑफ स्पोर, जिसको क्या कहते हैं, हीट्रोस्पोरस कहते हैं।
मतलब पहले जितने भी प्लांट थे, चाहे वो ब्रायोफाइट थे, चाहे वो टेरिडोफाइट, वो क्या था, होमोस्पोरस थे। लेकिन ये जो सिलेंचिनेला प्लांट है ना, इन्होंने क्या किया, इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है। उन्होंने क्या किया, 2 काइंड ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसको क्या कहते हैं, हीटेरोस्पोरस कहते हैं। दी स्मॉलर स्पोर्स आर मेल स्पोर्स। जो स्मॉलर स्पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेल स्पोर्स कहते हैं, या मैक्रोस्पोर भी कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना, जिन स्पोर का साइज स्मॉल होता है ना, जो छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास मैक्रोस्पोर होते हैं। लार्ज स्पोर्स आर दी फीमेल स्पोर। जो लार्ज स्पोर होते हैं, जिनका साइज ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, मेगा स्पोर होते हैं। ये जो मैक्रोस्पोर है ना, ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, ये मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। जो मेगास्पोर हैं वो डेवलप कहाँ पे होते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। मेल स्पोर और या मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं मेल गैमेटोफाइट या मैक्रो गैमेटोफाइट। अब देखें ये जो मेल स्पोर हैं या मैक्रोस्पोर हैं, ये जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं या मैक्रो गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये जो फीमेल स्पोर है ना, या मेगास्पोर है ना, ये डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं या मेगा गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये थी इसके अंदर एवोल्यूशन की, किस तरह से प्लांट के अंदर एवोल्यूशन हुई है, किस तरह से वो हीटेरोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन दी मेगास्पोरेंजियम, कि किस तरह से उसके अंदर रिटेंशन हुई है। मतलब रिटेंशन का मतलब किस तरह से वो बरकरार उसने अपने जो प्रोसेस था, मतलब उसको किस तरह से उसने बरकरार रखा है, किस तरह से मेगास्पोर की जर्मिनेशन हुई है, ये हम अब स्टडी करते हैं। सिलेंजिला दी मेगास्पोर डज नॉट shed from the megasporangium but megaspore develop into the megagametophile inside the megasporangium। अब देखें ना, हमने जो पीछे कहा है ना, जो होमोस्पोरस प्लांट थे ना, वो क्या करते थे, जैसे ही उनका अंदर सीड बनता था, वो सीड को शेड कर देते थे, मतलब वो उसको गिरा देते थे, जिसकी वजह से सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन ये जिस तरह से उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, मतलब वो हीटेरोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। जैसे कि हमने प्लांट का कहा है, सिलेंजिला प्लांट का हमने कहा है कि ना, इसके अंदर हीटेरोस्पोरस करैक्टर मौजूद होते हैं। मतलब इसके अंदर जब भी हीटेरोस्पोरस करैक्टर आए, तो इन्होंने क्या किया, जो इनका जो सीड था ना, उसको अपने अंदर, मतलब प्लांट ने उनको अपने अंदर रखना शुरू कर दिया, मतलब उसको शेड नहीं करते थे, बल्कि उसको रिटेन रखते थे, जिसकी वजह से ये जो मेगास्पोर है ना, उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है मेगा गैमेटोफाइट के अंदर। अब ये जो मेगा गैमेटोफाइट है ना, ये मतलब बाद में एग के अंदर डेवलप हुए थे, मतलब एग के तौर पे ये कन्वर्ट हुए थे। ये जो सिलेंजिला प्लांट है ना, ये मेगास्पोर डज नॉट शेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम, मतलब ये अपने मेगास्पोर को शेड नहीं करते थे, बल्कि उसको अपने मेगास्पोरेंजियम के अंदर उसको रिटेन रखते थे। ये जो फिर में जो मेगा गैमेटोफाइट है ना, ये डेवलप करता है एग को, जिस तरह से आगे इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ये था इसके सेकंड स्टेप, किस तरह से मतलब वो अपना रिटेंशन कहता है, किस तरह से मेगास्पोर की जर्मिनेशन हुई है, ये हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड इसका पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। In pteridophyte, the normally single megaspore mother cell divide by the meiosis to produce the 4 functional megaspore which germinate to give rise to the 4 mega gametophyte। अब देखिए ना, जितने भी टेरिडोफाइट प्लांट थे ना, उनके अंदर क्या था, जो मेगास्पोर मदर सेल थे ना, वो जब डिवाइड होते थे, मतलब मियोसिस का प्रोसेस जब उनके अंदर होता था, तो 4 किस्म के फंक्शनल मेगास्पोर बनते थे, जो बाद में जर्मिनेट होकर 4 मेगा गैमेटोफाइट बनाते थे। लेकिन जैसे ही हीटेरोस्पोरस के अंदर ये फंक्शन हुआ, तो जो हीटेरोस्पोरस है ना, वो क्या करते थे, ये जो 4 फंक्शनल मेगास्पोर है ना, उसको मतलब जो 3 थे उसको वो रिड्यूस कर देते थे। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था, आगे जाके इसका प्रोसेस करते थे, मतलब इसके अंदर 4 के अंदर वो एक को मेगास्पोर को यूज़ करते थे, बाकी 3 को रिड्यूस कर देते थे। क्यों करते थे, क्योंकि देखिए ना, अगर हमारे पास 4 मेगास्पोर होते हैं, तो 4 मेगास्पोर के अंदर जो कंपटीशन है ना, वो ज़्यादा होता है। अब उन्होंने क्या किया, इस कंपटीशन को कम करने के लिए जो 4 मेगास्पोर थे ना, उनमें से जो एक मेगास्पोर था उसको यूज़ किया, बाकी जो 3 थे उनको रिड्यूस कर दिया है। ये उनका एक मेन फंक्शन था जो हीटेरोस्पोरस प्लांट थे।
In the seed forming plant, only one megaspore germinate to mega gametophyte to avoid the competition among the 4 gametophyte. अब देखना जो मतलब सीड फॉर्मिंग प्लांट थे ना, उन्होंने एक मेगास्पोर को यूज़ किया, मतलब उसकी जर्मिनेशन हुई है, बाकी 3 जो थे ना उसको रिड्यूस कर दिया है। रिमेनिंग 3 मेगास्पोर डी जनरेट, मतलब जो 3 रिमेनिंग मेगास्पोर थे ना वो क्या हो गए, डी जनरेट हो गए। जस्ट उन्होंने एक जो मेगास्पोर थे ना उसको यूज़ किया, बाकी 3 को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास था 4th पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जो इसका ना 5th पॉइंट कौन सा है। इसका जो 5th पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसके मेगास्पोरेंजियम के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अ सिंगल मेगास्पोर रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट टू फॉर्म द मेगा गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक दैट कंटेन द एग। अब देखना जो सिंगल मेगास्पोर था ना वो कहाँ पे मौजूद था, वो था मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो जर्मिनेट होके क्या बनाता है, मेगा गेमेटोफाइट बनाता है या एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, एग मौजूद होता है। मतलब देखें ना किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो गई है एम्ब्रियो सैक की। जो सिंगल मेगास्पोर थे ना वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होते हैं। वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, मेगा गेमेटोफाइट बनाते हैं, या मेगा गेमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो मुश्तमिल होते हैं एग के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसके जो 6 पॉइंट है ना वो कौन सा है। ये तो हमारे पास था 5th पॉइंट की किस तरह से एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है। अब हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर द पोलन कैप्चर, कि किस तरह से मतलब ये जो मेगास्पोरेंजियम उसका जो डिस्टल एंड है ना उसके ऊपर किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन हुई है, किस तरह से पोलन की कैप्चर के प्रोसेस हुआ है, ये हम स्टडी करते हैं। When development and the evolution of seeds completed, then the distal end of megasporangium become modified for capturing the pollen containing germ. अब देखें ना जो मेगास्पोरेंजियम मतलब जब ना सीड्स के एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो मेगास्पोरेंजियम ना उसका जो डिस्टल एंड है, मतलब जो उसका लास्ट वाला एंड है ना उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, कि मतलब किस तरह से पोलन ग्रेन्स को उसने कैप्चर करना है, किस तरह से स्पोर को कैप्चर करना है, उसके अंदर उसकी मॉडिफिकेशन आई है। इट वाज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्यों, अब देखें ना जब तक हमारे पास स्पर्म मौजूद नहीं आएगा, मतलब जब तक उसके पास स्पर्म मौजूद नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। इस तरह से उसके जो डिस्टल एंड था उसके अंदर मॉडिफिकेशन आई है ताकि वो मतलब स्पर्म को कैप्चर कर सके, ताकि फर्टिलाइजेशन का वो प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। इट वाज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ना इसकी जो मॉडिफिकेशन है ना वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। The pollen after their catching by the tip of the megasporangium develop the pollen tube that contain this sperm. अब देखें ना जैसे ही डिस्टल एंड के ऊपर स्पर्म आके गिरता है तो वहाँ से एक ट्यूब बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। ये जो पोलन ट्यूब है ना इसके ज़रिए से स्पर्म एग की तरफ मूव करता है, मतलब जैसे डिस्टल एंड के ऊपर स्पर्म आके गिरेगा तो वहाँ से एक डिस्टल ट्यूब निकलती है, उस डिस्टल ट्यूब के ज़रिए से वो स्पर्म अंदर आएगा एग के पास, तब जाके इसके अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, मज़ीद इसके अंदर प्रोसेस होगा। The pollen tubes transport the sperm to the egg in the embryo sac. The ovule after fertilization change into the seeds and the integument form their seed coat or their testa. अब देखिए ना जैसे ही स्पर्म एग के पास आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास सीड की फॉर्मेशन होगी। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, मतलब ये था हमारे पास एवोल्यूशन का टॉपिक कि किस तरह से सीड के अंदर एवोल्यूशन होती है। फर्स्ट पे हमने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ हीट्रोस्पोरी, थर्ड पे कि किस तरह हीट्रोस्पोरी का हमने कहा कि किस तरह से एक प्लांट होमोस्पोरस से हीट्रोस्पोरस के अंदर कन्वर्ट हुआ है। फिर हमने कहा कि किस तरह से मेगास्पोर की रिटेंशन हुई, कि मतलब किस तरह से सीड्स उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर बरकरार रखा है, उसकी रिटेंशन हुई है। थर्ड पे हमने कहा है कि ना किस तरह से इसकी रिडक्शन होती है, मतलब जो 4 हमारे पास मेगास्पोर बने थे उन 4 में से जो 3 है उसकी किस तरह से रिडक्शन होती है, जो एक था उसको वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है ये हमने देखा है।
फिर हमने देखा है कि एम्ब्रियो साइक किस तरह से बनता है। लास्ट पे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेंट का है कि मतलब जो पोलन ट्यूब है ना, जो पोलन कैप्चरिंग प्रोसेस है ना, उसके अंदर किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन हुई है, ये हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा इसकी थोड़े से कुछ एडवांटेज है ना कि सीड के एडवांटेज क्या है उसको हम देख लेते हैं। फिर हमने स्टडी करना है जिम्नोस्पर्म को। Seed provides the protection of developing embryo against the dry and the injuries. अब देखने ये जो सीड्स है ना, ये प्रोटेक्शन को मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो की डेवलप के लिए अगेंस्ट द ड्राइंग एंड द इंजरीज। अब देखें ये जो सीड्स है ना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो मतलब ड्राई के अंदर या इंजरीज के तौर पे ये ख़त्म ना हो सके, उसको कोई नुकसान ना हो सके, जिसकी वजह सीड उसको क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सीड स्टोर दिया फूड फॉर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, मतलब ये जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, ये जो सीड है ना, ये अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो तो उसकी वो हेल्प कर सके। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स हैबिट एनेबल इन द प्लांट टू लिव ऑन लैंड एंड ड्राई इन्वायरमेंट परमानेंटली। अब ये जो सीड है ना, सीड के अंदर ये मतलब ये जो सीड है ना, ये प्लांट के अंदर ना एक मतलब हैबिट प्रोवाइड करता है ताकि ये जो प्लांट है ना,